दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग इतनी गंदी क्यों होती है? और क्या आप जानते हैं कि आपको कोहनी के पीछे लगने से कभी कभी करंट सा क्यों लगता है? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, जुड़े रहिए मेरे साथ अगले कुछ मिनटों के लिए, क्योंकि सारे सवालों के जवाब के साथ साथ और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन के साथ आ गया हूँ मैं आपको एक दफा फिर से हैरत में डालने के लिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये इनक्रेडिबल और ऑसम सफर। नंबर 1। दोस्तों, मैंने हालिया के ही एक एपिसोड में आपको उस शख्स की कहानी बताई थी जिसकी छाती में एक मटर का दाना उग आया था, और आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसे शख्स की कहानी जिसके जिस्म पर पेड़ ही उग गया और उसे दुनिया में ट्री मैन के नाम से जाना जाता है। ये जो शख्स स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है अबू बाजिंदर, जो कि बांग्लादेश का रिहायशी है। इस शख्स की परेशानी ये है कि इसके जिस्म पर ये पेड़ नुमा उग आती हैं, जिसकी वजह से अबू को अपने हाथों और पैरों पर 5-5 किलो का इजाफी वजन उठाकर चलना पड़ता है। 10 साल की उम्र से ही अबू एपिडर्मोइडस्प्लेजिया वेरुसिफॉर्मिस नाम की एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो गया था। पहले तो वो इन चीजों को काट कर फेंक दिया करता था, लेकिन अभी ये बीमारी इसके पूरे जिस्म में फैल चुकी है। अबू शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है, और अपनी बेटी को हाथों से खिलाने का ख्वाब वो ख्वाब ही रह गया। अबू ने इसका इलाज करवाने की कोशिश की। इस बीमारी का तो डॉक्टर्स के पास इलाज नहीं है। आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि ट्री मैन सिंड्रोम के नाम से जाने जाने वाली ये बीमारी इस दुनिया भर में सिर्फ 6 मरीजों को ही लाहक है। नंबर 2। दोस्तों, आपको कभी कभी जाने अनजाने में कोहनी के पीछे चोट लगने से एक झटका तो लगा ही होगा, जैसा कि इलेक्ट्रिक शॉक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस्म में ऐसी हालत क्यों बनती है और जिस्म के किसी और हिस्से पर चोट खाने से ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि ये कैफियत जो होती है वो नर्व्स के आपस में टकराने की वजह से होती है, हड्डियों के टकराने की वजह से नहीं। अल्नार नर्व नाम की एक नस जिस्म के ऊपरी हिस्से से हमारे हाथों की तरफ आती है। ये बॉडी की सबसे लंबी अनप्रोटेक्टेबल नर्व होती है, मतलब कोई भी मसल इस नर्व को प्रोटेक्शन नहीं देता। कोहनी के पिछले हिस्से पर जब कोई हिट करता है तो उस हिस्से पर इम्पैक्ट पड़ता है, और क्योंकि नर्व्स इलेक्ट्रिक पल्सेस के जरिए सिग्नल को ट्रांसफर करती हैं, इस ट्रांसफर के अचानक ब्लॉक होने पर हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो क्या समझे भैया? नंबर 3। दोस्तों, आपने गौर किया होगा, जब भी आप किसी डॉक्टर से हदायत लेते हैं तो डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग आपके पल्ले नहीं पड़ती, लेकिन केमिस्ट के पास वही पर्ची लेकर जाते हैं तो केमिस्ट झट से दवाई निकाल कर दे देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग इतनी गंदी क्यों होती है, या फिर वो जानबूझकर ऐसा लिखते हैं कि हम मैंगो पीपल को कुछ भी समझ ना आए? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग की वजह इनकी सालों की ट्रेनिंग होती है। डॉक्टर्स अपनी प्रैक्टिस के दौरान बहुत ज्यादा लिखते हैं, किसी भी और जॉब से कहीं ज्यादा, और पढ़ाई के दौरान इन्हें बहुत सारे पॉइंट्स जल्दी नोट करने होते हैं, जिसके लिए वो शॉर्ट में ही ज्यादा लिखते हैं। और साथ ही किसी के मेडिकल कंडीशन की छोटी से छोटी ऑब्जर्वेशन इन्हें नोट करनी पड़ती है। इतना लिखने की वजह से वो जल्दबाजी में लिखते हैं, और साथ ही मेडिकल की जुबान में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर तो बड़ी टोन्स के शॉर्ट वेरिएंट ही इस्तेमाल करते हैं, और इसी वजह से हमें इनकी राइटिंग कीड़े मकोड़ों की तरह लगती है। लेकिन दूसरे डॉक्टर या फिर हमारे लोकल केमिस्ट इनकी टर्म्स का मतलब बखूबी जानते हैं, और इसी वजह से वो हमें सही दवाई दे पाते हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 4। दोस्तों, किसी स्टोर या फिर सुपरमार्केट में जब सामान खरीदते वक्त आपने देखा होगा कि बिलिंग काउंटर पे एक आदमी झट से सामान को स्कैन करता है और वो सामान फिर बिल में ऐड हो जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि ये सामान कौन सा है, और वो इस सामान को देखकर पहचान जाता है? अगर आप जानते हैं तो दोस्तों, आपके बाकी भाइयों के लिए बता दूं, दरअसल मशीन इस सामान को देखकर नहीं पहचानती कि केचप है या फिर सूप, बल्कि हर प्रोडक्ट पर छपे इस खास लाइन वाले बार कोड को स्कैन करके ही किसी प्रोडक्ट को पहचाना जाता है, जो कि हर प्रोडक्ट पर यूनिक माने अलग होता है। अब आप पूछेंगे कि इस बार कोड में ऐसा क्या होता है कि ये यूनिक होता है? ये बार कोड मशीन रीडेबल कोड्स होते हैं, नंबर्स और कुछ अलग अलग साइज की लाइंस का एक यूनिक कॉम्बिनेशन जो किसी कमोडिटी पर प्रिंट होता है। इस बार कोड पर प्रोडक्ट का प्राइस और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरर का नाम, ये सारी इंफॉर्मेशन एम कोड होती हैं। तो क्या समझे भाई? नंबर 5। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि रडार दुश्मन के अपने इलाके में आने की खबर ग्राउंड कंट्रोल को दे देता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रडार के आने से पहले किसी कैंप को हमले का अलर्ट कैसे मिलता था?
दोस्तों जब दोनों फौजों की लड़ाई के वक्त जब रडार नहीं बना था, उस वक्त एक्यूस्टिक मिरर और लिसनिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करके ही दुश्मन के इंजन की आवाज को कैच की जाती थी और सभी को अलर्ट कर दिया जाता था। फिर चेनहोम रडार सिस्टम के डेवलप होने के बाद इन मिरर्स का कोई भी काम नहीं बचा था। जंग अजीम दोम से पहले ऐसे की एक्विस्ट गार्ड ग्रेट ब्रिटेन के पूरे इलाके में बिछाए गए थे, जिनमें से कुछ आज भी खड़े हैं और आज की तरक्की के जीते जागते सबूत हैं। नंबर 6। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा शख्स भी रहा है जिसे जहरीले सांपों ने 172 मर्तबा काटा था, फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ। मैं बात कर रहा हूँ स्नेक मैन के नाम से मशहूर अमेरिकी शहरी बिल हेस्ट की, जो फ्लोरिडा के एक सर्पेंटेरियम यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर सांप और दूसरे रेंगने वाले जानदार स्टडी के लिए रखे जाते हैं, ये वहां पर काम करते थे। लेकिन आपकी और हमारी तरह दिखने वाले इस आम से शख्स को सांपों का जुनून था। वो बचपन से ही सांपों के साथ खेलने और उनका जहर निकालते आए हैं। इस जानलेवा खेल में खुद को वो और भी मजबूत बनाने के लिए अपने जिस्म में सांप की लिमिटेड डोज को देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता इनके जिस्म में जहर के खिलाफ लड़ने की इम्यूनिटी बढ़ती गई। और जैसे यकीन नहीं होता कि बिल ने 172 सांपों के जहर को सरवाइव किया है और न जाने कितने ही लोगों को अपना ब्लड डोनेट करके इनकी जान बचाई है। दुनिया में सबसे ज्यादा स्नेक बाइट सरवाइव करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बिल के नाम ही है। आगे चलकर उन्होंने सांपों के जहर पर मजीद तजुर्बात करने के लिए एक अपनी ही कंपनी बना डाली और अपनी पूरी उम्र इन सांपों के बीच ही निकाल दी। 2011 में 100 साल की उम्र में चल बसे और अपने पीछे एक नायाब एक्सपेरिमेंट की दुनिया लोगों के लिए छोड़ गए। लेकिन दोस्तों हमारा वक्त नहीं हुआ आपको छोड़कर जाने का, इसीलिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे अभी ही लाइक कर दें और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेना। नंबर 7। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे लंबा बस रूट कोलकाता से लंदन तक था। दोस्तों ये बस कोलकाता से दिल्ली, अमृतसर, लाहौर, हेरात, काबुल, तेहरान, इस्तांबुल, टर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस से होते हुए लगभग 7,900 किलोमीटर का सफर तय करते हुए लंदन पहुंचती थी। दोस्तों इस रोड पर सिडनी की एक कंपनी अल्बर्ट टूर्स एंड ट्रैवल ने 15 अप्रैल 1957 को शुरू की थी और ये सन 1973 तक चलती रही। 1957 में इसका किराया 85 पाउंड था, यानी कि आज के हिसाब से करीब 18,500 रुपए, और 1973 में बंद होने तक ये किराया बढ़कर 145 पाउंड यानी कि 31,500 रुपए तक हो गया। दोस्तों अपने वक्त में ये दुनिया की सबसे लंबी बस सर्विस हुआ करती थी और इतना लंबा अरसा होने की वजह से लंदन तक पहुंचने में तकरीबन 45 दिन का वक्त लगता था। नंबर 8। मौत से खेलने वाले ये जिंदा दिल जांबाज हम क्या कर सकते हैं, इसकी हद हमेशा बदलते रहते हैं और नए नए रिकॉर्ड्स भी सेट करते रहते हैं। दोस्तों जुनून की हद को पार करते हुए ऑस्ट्रेलियन स्काई डाइवर मिस्टर फ्लिक्स बाउमगार्टनर इस दुनिया में सबसे ऊंचा जंप लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके पास है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि कितना ऊंचा जंप, तो आपको बता दूं कि स्पेस जितना ऊंचा जंप। जी हाँ, यकीन नहीं होता ना। तो दोस्तों एक हीलियम फील्ड बैलून की मदद से पहले फ्लिक्स जमीन से 1,28,000 फुट ऊपर उठते हैं और फिर एक लंबी छलांग लगा देते हैं। अपने सिर्फ 3 मिनट के ऊपर के कुछ फ्री फॉल में फ्लेक्स सुपरसोनिक स्पीड यानी कि साउंड की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड को हासिल कर लेते हैं और आखिर में पैराशूट अप्लाई करके सेफली लैंड भी कर जाते हैं। दोस्तों ये हाइट स्ट्रेटोस्फेयर का टॉप मिडल पार्ट है और स्पेस का एज है, इसीलिए इस जंप को करने से पहले फ्लेक्स को स्पेस सूट भी पहनाया गया था। क्यों दोस्तों, हैरान हो गए ना? तो चलिए अब दोस्तों अगले फैक्ट की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों साइन लैंग्वेज या गूंगे बहरों के लिए इशारों की जबान को दुनिया के 41 ममालिक में अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा हासिल है, जिसमें 26 ममालिक अकेले यूरोप में ही हैं। बस आपको बता दूं कि दुनिया भर में 78 करोड़ से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बोल या सुन नहीं सकते, ये चाहे जिस भी इलाके के हों। इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज के कुछ इशारों की मदद से ही ये कोई बात समझ पाते हैं। ऐसे में इनकी लैंग्वेज को अपने मुल्क की ऑफिशियल लैंग्वेज में जगह देना इन्हें दूसरे लोगों से अलग न होने का एक बेहतरीन पहलू है और ये एक सुलझे हुए मुआशरे की पहचान है। तो दोस्तों फिलहाल इसी पर खत्म होता है ये कमाल का सफर, और अगर आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सरसब्ज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।